हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी टूरिस्ट ब्रेन पर। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का नेक्स्ट पेपर जो एसआई का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है और दूसरे डे का जो पेपर है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कि कौन सा पेपर कोड है और कौन से डे का जो एग्जाम हुआ था वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सवाल नंबर पहला मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक सवाल है। मनुष्य की लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, इनको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें मुझे कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आप सभी को पता है वैसे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि एवरेज जो लाइफ स्पेन होता है किसी भी आरबीसी का वो 120 डेज होता है। आरबीसी पैदा कहां पर होती है? आरबीसी पैदा होती है बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। मरती कहां पर है जाकर? 120 दिन बाद बेटा ये द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी के कब्रिस्तान में जाकर मरती है जिसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन जहां पर स्प्लीन, इसको हिंदी में बेटा तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तिल्ली। और एक नाम और है बहुत ही बढ़िया सा, प्लीहा, जो आपने किताबों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर हो गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस? तो आप सभी को पता है कि आप नॉर्मली जामन यूज करते हो ना दही जमाने के लिए दूध में, वो एक एज ए एक्टिवेटर की तरह काम करता है। उसमें बैक्टीरिया होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, वो क्या काम करता है? वो आपकी जो शुगर है, शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। आपको पता है ना, ये सारी सारी चीजें फर्मेंटेट कर देता है, मिल्क को जमा देता है। ठीक है, और बाकी की जो प्रोटीन है उसको कोगुलेट कर देता है, मतलब स्कंदित कर देता है। इसीलिए तो दूध की प्रोटीन स्कंदित होकर नीचे बैठ जाती है और दही जम जाता है। ठीक है, तो जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो एक गुड बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया, हमारी आंतों के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, सवाल नंबर 3 की बात हम कर लेते हैं। बहुत बेसिक से सवाल है इसमें कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जिसको देखकर आपको लगे कि नहीं यार ये नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? न जाने कितनी बार पूछा गया और न जाने कितनी बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपकी मिथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा आपकी जो एनवायरमेंट की वायु है, वायु में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? 78% होती है नाइट्रोजन, 21% 21% होती है ऑक्सीजन, 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी फिर वाटर वेपर, आर्गन है, नियोन है, हीलियम है, ये सब आपको देखने को मिलती है। इन सभी में मुख्यतः जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्या होती हैं? तो मेनली ग्रीन हाउस गैसेज मैं बता देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आती है आपकी सीएफ6 जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जो जेट विमानों से या रेफ्रिजरेटर से निकलता है। उसके बाद N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद आती है बेटा ओजोन। बोला ओजोन तो सर हमारे लिए अच्छी होती है। बेटा ओजोन डिपेंड करता है, ओजोन नीचे भी ओजोन गैस होती है, ऊपर भी ओजोन गैस होती है। गुड ओजोन, बैड ओजोन भी होता है। तो वो मैं आपको पॉल्यूशन के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि विच इज गुड और कौन सा बेकार है। दूसरा होता है बेटा वाटर वेपर। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसमें अपना अहम योगदान निभाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से ये सारा सब कुछ पॉल्यूटेड कर रही है, या फिर हम कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है एक बहुत ही बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस। मैं एक छोटा सा तरीका आपको बता देता हूं इसको समझाने का कि किस तरीके से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझा देता हूं जिसको नहीं पता कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है। देखो एक्चुअली में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो हमारी अर्थ के लिए अच्छा है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। तो -18 डिग्री सेल्सियस हर जगह क्या होता? पूरी अर्थ का टेम्परेचर। तो अर्थ को गर्म रखना भी जरूरी होता है। देखो अब मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये आपका सन है। हालांकि मैंने सन को थोड़ा छोटा बनाया है लेकिन फिर भी ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या आती है बेटा? लाइट रेज आती है। लाइट रेज आती है और लाइट रेज आती हैं और यहां से टकराकर ऊपर की तरफ चली जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब यहां पर क्या होता है कि हमारा एनवायरमेंट या हमारा वायुमंडल कुछ इस तरीके से घेर कर रखता है वायुमंडल। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस है सर? CO2 है सर, वाटर वेपर H2O है सर, मीथेन CH4 है सर, N2O है, और इसके अलावा मैंने क्या बताया बेटा? CFCs है,
सीएफसीज, ये सब कुछ इस तरीके से घेर के रखती है। अब होता क्या है कि जैसे ही आपकी लाइट आती है, ये जो प्रकाश आ रहा है और ये यहां से टकराकर, इन गैसों से टकराकर वापस, मैक्सिमम तो प्रकाश आपका ऊपर की तरफ चला जाता है, मैक्सिमम लाइट ऊपर की तरफ, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, रेडिएशन ऊपर की तरफ चली जाती है, और कुछ रेडिएशन जो है वो धरती के द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही, ये आदर्श कंडीशन थी कि थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर धरती एब्जॉर्ब कर रही ताकि क्या रहे, गर्म बनी रहे, जो एवरेज टेम्परेचर हमारे लिए है वो बना रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने ज्यादा ही घेर लिया इसको, ये जो गैसेज हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा आवरण बना रखा है, बाहर की तरफ एक शील्ड बना रखी है, तो आपकी गैसेज आ तो जाती है, सॉरी आपकी जो रेडिएशन आ तो जाती है लेकिन ऊपर नहीं जा पाती। अब ऊपर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, यहां से टकराकर वापस नीचे आएगी, फिर टकराकर फिर नीचे आएगी, इस तरीके से बार बार आपकी धरती क्या होती रहती है, गर्म होती रहती है बार बार, और धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स पिघलने के कारण जो सारा का सारा पानी महासागरों में आ रहा है और वहां से जल स्तर ऊपर उठ रहा है। तो एक दिन ऐसा ही अगर बढ़ता रहा मामला, ऐसी गैसें बढ़ती रही तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपकी पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, पानी से ढक जाएगी। क्लियर है बेटा, ये होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 के लैंडर का, सवाल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी ज्योग्राफिकल एरिया? ठीक है, ये आपका एनवायरमेंटल साइंस का सवाल है। तो आप सोचिए कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, यहां की जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीवों की संख्या है, जातियों की संख्या है, उसके लिए संकट क्या हो सकता है? ऑप्शन आराम से सुनिएगा। पहला है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। यार ग्लोबल वार्मिंग होने से यहां जितनी भी बायोडाइवर्सिटी वो कम हो सकती है, तो आप कहोगे सर ग्लोबल वार्मिंग का एक पूरी अर्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया पर असर नहीं पड़ सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सर प्राकृतिक वास का विखंडन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अगर किसी जाति का, जैसे मान लो यहां पर शेर रह रहा है, तो शेर का अगर मैं प्राकृतिक वास उससे छीन लूं, ठीक है, तो उस जाति के ऊपर क्या आ जाएगा, या मान लो यहां पर पर्टिकुलर कोई हिरण है, मैं जंगल खत्म कर दूं, अगर जंगल खत्म कर दूं तो हिरण बच पाएगा क्या? तो सर ये ऑप्शन थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये जैव विविधता को ये नष्ट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं आपको। ठीक है, आपको क्या क्या लिखा है, पहला आपसे लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, दूसरा लिखा है सर फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, आवास का जो विखंडन है, दूसरा है सर इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, और चौथा है बेटा प्रमोशन ऑफ वेजिटेटिव या फिर वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शंस लिख दिया मैंने, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी जातियों का आक्रमण और शाकाहार को प्रोत्साहन देना। तो इनमें से कौन कौन से कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे कोई जाति विलुप्त हो जाए और बायोडाइवर्सिटी वहां पर क्या हो जाए, खत्म हो जाए? तो यार वैश्विक तापन का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा सर प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, कहने का मतलब शाकाहार को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे क्या लेना देना है, तो ये ऑप्शन भी खत्म कर दो। बचे क्या सर, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, अगर किसी भी जाति का कोई आवास अगर आप नष्ट कर दोगे तो वो जाति नष्ट हो जाएगी। दूसरा सर इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, अगर मान लो कि मेरे घर के अंदर कोई और आकर रहने लगे और मुझसे ज्यादा खतरनाक रहने लगे, वो मेरा भक्षण कर सकता है या मेरे आवास पर कब्जा कर सकता है, तो मैं विलुप्त होने के कगार पे आ जाऊंगा। क्लियर है? तो पर्टिकुलर एक आवास में अगर कोई एलियन जाति, कोई विदेशी जाति अगर आ जाती है और वो आक्रमण कर देती है और उनकी संख्या ज्यादा हो या फिर वो ज्यादा खतरनाक हो, भक्षण वगैरह कर सके, प्रीडेटर हो, तो वो क्या हो सकता है कि दूसरी जाति जिसका जो हैबिटेट था वहां से उसको क्या कर देगी, या तो विस्थापित कर देगी या फिर उसको नष्ट कर देगी, विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके ऑप्शंस ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो केवल क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, केवल बी और सी। तो आपका आंसर है बी और सी, जबकि ए और जो बी है वो गलत है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 4 जो है उसका आंसर पहला है बी और सी। हो सकता है कि आपके जो नंबरिंग है वो अलग हो। सवाल नंबर 5 की बात हम कर लेते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 2, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूं। चंद्रयान 2 आपने नाम सुना होगा, अभी काफी जो है आपके न्यूज में रहा था, उसका जो लैंडर और रोवर आपने देखा था ना, वो डैमेज हो गया था। तो लॉन्च डेट इसकी कितनी थी, कब लॉन्च किया गया था बेटा? लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को।
लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया था। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि सर इसका लॉन्चिंग व्हीकल क्या था, किससे ये ऊपर पहुंचाया गया था? तो आप कहोगे सर लॉन्चिंग व्हीकल था जीएसएलवी मार्क 3M1। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 3M1। अब इसके लैंडर की अगर मैं बात करूं, लैंडर जो कि मून की सरफेस पर जिसने लैंड कराया था, वो डिवाइस जो है लैंडर कहलाती है। वो उसका नाम हमने निकाला था विक्रम। ठीक है, ये लैंड नहीं कर पाया था ना प्रॉपरली, जिस स्पीड में लैंड करना चाहिए था उस स्पीड में लैंड नहीं करवा पाए थे हम इसे। ठीक है, उसके बाद जो रोवर है, जो यहाँ लैंडर से अलग होकर जो आगे की तरफ जो इंस्पेक्शन के लिए जाता है जो डिवाइस, उसको रोवर कहा जाता है। उसका नाम था बेटा प्रज्ञान। तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाता कि इसमें रोवर का नाम बताइए, तो रोवर का नाम क्या देना था? प्रज्ञान। लैंडर का नाम बताइए विक्रम। लॉन्चिंग डेट बताइए 22 जुलाई 2019। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। लॉन्चिंग व्हीकल किसके साथ ऊपर भेजा गया था? तो लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3M1। ये है आपका चंद्रयान। ठीक है, ये है आपका चंद्रयान। तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय कोविड 19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, द इंडियन कोविड 19 वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन टेम्परेचर रेंज। कितनी टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए? बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम कर दोगे, आप सोचते हो ना माइनस में कुछ ऐसा टेम्परेचर रखना है सर, बहुत ज्यादा ये तो खराब हो सकती है। तो माइनस में ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो इसकी जो प्रोटीन है वो क्या हो सकती है बेटा? डीनेचराइज हो सकती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी खराब हो सकती है। इसीलिए एक मिडिल टेम्परेचर चाहिए आपको, मिडिल रेंज का टेम्परेचर चाहिए ऑलमोस्ट। वो चाहिए लगभग आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए हर वैक्सीन। ऐसा नहीं कि सारी की सारी वैक्सीन इसी पर, वो वैक्सीन किस चीज से मिलकर बनी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर वैक्सीन का टेम्परेचर अलग हो सकता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अलग हो, फाइजर मॉडर्ना का अलग हो, ठीक है, और किसी का अलग हो, सबका अलग अलग हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो हमारे जो कोविड 19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान कितनी चाहिए? 2 से 8 डिग्री जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, बहुत ही बढ़िया तापमान है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मोस्ट कॉमन यूज्ड मटेरियल इन मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ठीक है, पहला कोलतार है, केवलर है, फ्लोरीन है या फॉर्मेलिन है? फॉर्मेलिन देखो मैं बता देता हूं, फॉर्मेलिन तो एक लिक्विड होता है। फॉर्मेलिन एक लिक्विड होता है, कहां पर काम आता है? तो कहोगे सर फॉर्मेलिन जो है वो आपके कहां पर काम आएगा? जैसे जो मछलियां हैं या फिर कोई भी चीज है। कभी आपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपने मॉडल्स अगर देखे हो, मॉडल्स देखे कभी बायोलॉजी की लैब में गए हो, वहां पे सांप वगैरह ऐसा रखे रहते हैं लिक्विड में, तो ये फॉर्मेलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो कि आपके पदार्थों को या फिर जो टिश्यूज है, जो जीव जंतु, इनको खराब नहीं होने देता। जैसे दूर दूर देश से कहीं मछलियां आ रही है, कुछ और है, जैसे महाराष्ट्र से राजस्थान में मछलियां ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो मछलियां सड़ जाएंगी, तो उनको फॉर्मेलिन में डुबो के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है बेटा, तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, कोलतार आप सभी जानते हैं, डामर या जिससे रोड वगैरह बनाई जाती है। फुलरिन भी एक कार्बन का अपर रूप होता है। लेकिन जो केवलर है, केवलर एक बहुत ही टफ कह सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होता है लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ज्यादा टफ हो सकता है कह सकते हैं। ठीक है, तो केवलार से बनाया जाता है और केवलार की जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से 5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलार का उपयोग किया जाता है, तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट सवाल की बात हम कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। इसमें पूछा गया है बेटा, एमलेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस नेम्ड एमलेक्स? तो एमलेक्स जो है बेटा, जो पंजाब के अंदर एक आईआईटी है, आईआईटी रोपड़। ठीक है, आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंदर आंसर है 22 का 4। इसमें आपको समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल आपका सवाल था। अब सवाल नंबर 35 में भी समझाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मैं आंसर बता देता हूं। राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय किस राज्य में उपस्थित है? द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो बेटा गुजरात के गांधीनगर में उपस्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है वो गुजरात के गांधीनगर में उपस्थित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैं साइंस एंड टेक के डायनेमिक और स्टैटिक दोनों पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और कोई सवाल, नेक्स्ट सवाल आता है। हाँ, अब ये एनवायरमेंट का सवाल है।
जैव विविधता निम्नलिखित में से मतलब किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? जैव विविधता मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस किस माध्यम से हमारे जीवन का आधार बनी हुई है? ठीक है, तो पहला है बेटा मृदा निर्माण, दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम, दूसरा है अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, और चौथा है फसलों का परागण, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे आधार हैं तो आपको बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ बेटा मृदा, ठीक है, मृदा निर्माण, तो मैं आपसे कह दूं कि सर सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? मृदा का निर्माण लाइकेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जैसे अपक्षरण के द्वारा, जैसे चट्टानों के अपक्षरण के द्वारा चट्टानें जो है इरोड होकर फिर तो मृदा का निर्माण करती हैं। तो ये यहां पर किस किस तरीके से आप कह सकते हो सर, कुछ भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल कारण भी हो सकते हैं, कुछ आपके वायु से भी इरोड होती रहती है, वायु से भी जो घर्षण से क्या होता है कि मृदा का निर्माण होता है, जल से भी होता है, हिमालय बर्फ से भी होता है, ग्लेशियर से भी होता है, लेकिन एक बायोलॉजिकल कारण भी होता है। बायोलॉजिकल कारण क्या होता है बेटा? लाइकेंस द्वारा मृदा का निर्माण किया जाता है। तो लाइकेन जो है एक जैव विविधता का एक रीजन हो गया ना, मतलब तो आप लाइकेन से भी क्या बना सकते हैं? सॉइल फॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइकेनिक एसिड होता है जो कि क्या करता है? चट्टानों को घोल देता है, और घोल घोल के एक एसिड के कारण, घुलने के कारण फिर क्या होती है? मृदा के छोटे छोटे से कण बनने लगते हैं। तो पहला हो गया मृदा निर्माण, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, मृदा निर्माण जैव विविधता से रिलेटेड है। दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तो बेटा जितनी ज्यादा वेजिटेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एक शीट बना ली जाती है मृदा के ऊपर ताकि मृदा अपरदन रोक ली जाए। घास है, आपने देखा होगा ना, जहां पर घास होती है, दूब घास होती है, वहां से क्या मृदा अपरदन नहीं होता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन उनकी जड़ों के द्वारा मृदा को होल्ड कर लिया जाता है, अगर होल्ड कर लेंगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हो गया मृदा अपरदन की रोकथाम। तीसरा हो गया अपशिष्ट का पुनर्चक्रण। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण से क्या मतलब है बेटा? तो जैव विविधता में आपने एक चैप्टर में इकोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी कि मान लीजिए कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब पढ़े होंगे आपने, है ना। कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन पहले आपके धरती में जाता है, ठीक है, कोई पेड़ है, किसी पेड़ ने या वृक्ष ने क्या किया? नाइट्रोजन ले लिया जड़ों से, और उसके बाद जब ये मरेगा तो वापस से नाइट्रोजन कहां पर आ जाएगी? धरती में आ जाएगी, ठीक है, कुछ आपके वायुमंडल में चली जाएगी। फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपने कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाम सुना होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को वापस कन्वर्ट कर देते हैं, या आप वहां से फिर से बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर प्लांट लेगा। इस तरीके से चक्र चलता रहता है पूरा, ठीक है, वायुमंडल और किसके बीच में? पृथ्वी के बीच में, ठीक है। तो इस चक्र में अहम योगदान होता है कुछ जीवों का, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई शैवाल है, चाहे वो नाइट्रो आपकी जो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल है। तो ऐसे इस तरीके से एक बहुत ही अहम योगदान होता है किसका? बायोडाइवर्सिटी का। बहुत सारी जो जातियां हैं वो इसमें क्या होती है? इंक्लूड रहती है। तो आप कहोगे अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भी होगा सर। नेक्स्ट है फसलों का परागण। तो अलग अलग जाति के जो जीव हैं वो फसल में क्या करते हैं? परागण करते हैं। बहुत सारे टाइप की चिड़िया हैं, बहुत सारे टाइप के कीट हैं, बहुत सारे टाइप के और जानवर भी हैं जो कीट है जल के थ्रू होता है। तो कीट जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू भी तो होता है ना। तो आप कहोगे कि सर फसलों का जो परागण है, अगर जैव विविधता ना हो तो फसलों का परागण भी नहीं होगा। मधुमक्खी से लेकर और बहुत सारे चमगादड़ तक जो है वो फसलों में परागण करते हैं, ठीक है। तो ये भी जैव विविधता का एक रीजन हो गया। तो हमने कहा कि सर मृदा का निर्माण हो गया, मृदा का अपरदन हो गया, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण हो गया और फसलों का परागण भी हो गया। सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप। तो आपका 58 का चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका 58 का हो गया थर्ड, ए बी सी और डी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हम बात कर लेते हैं 60, सवाल नंबर 60 ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? पहला वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से। देखो बेटा वैसे तो अगर मैं आपसे कहूं तो आपका जो ग्रीन मफलर है, पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीन मफलर आखिर होता क्या है, ग्रीन मफलर का मतलब क्या है। तो आपने यार एक चीज देखी होगी, बड़े जो हाईवेज होते हैं, हाईवे के आसपास आपने देखा है कि वेजिटेशन उगा के रखते हैं, ठीक है। हाईवे के आसपास या बीच में जो आपने दिल्ली हाईवे पे जाओगे तो बीच में पेड़ पौधे लगा के रखते हो ना डिवाइडर के ऊपर, और साइड में भी आप पेड़ पौधे लगा के रखते हो। इसका क्या रीजन है पेड़ पौधे लगाने का? तो आप कहोगे सर जैसे मान लो कि इसके बहुत सारे रीजन है। यहां से कोई गाड़ी आ रही है और यहां से कोई गाड़ी आ रही है, तो जब ये बीम आती है, जब इसकी लाइट, तो इसके ऊपर इसका फोकस आता है, ठीक है। तो यहां अगर बीच में वेजिटेशन है तो पहली बात तो ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी नहीं डायरेक्ट आंखों पे, ठीक है, चकाचौंध नहीं होगा। दूसरी बात, जब ये हॉर्न बजाएगा तो आसपास का जो ये इस कंडीशन को कहते हैं ग्रीन मफलर। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन मफलर। ये जो चारों तरफ आपने ग्रीन वेजिटेशन उगाई है, मतलब जो पेड़ पौधे उगाए हैं, उनको ग्रीन मफलर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एमिशन हो रहा है, किस चीज का एमिशन हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस का एमिशन हो रहा है।
इसको भी क्या कर लेती है, ये होल्ड कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये एयर पोल्यूशन में भी काम आती है। दूसरी बात, जब ये हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न बजाने के कारण ये जो फूल पत्ती वगैरह सब कुछ है, ये क्या कर लेती है, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सर ये नॉइज पोल्यूशन में भी काम आते हैं। तो इतना सारा सब कुछ काम आता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे सर एक स्पेसिफिक आंसर दो ना, इसमें तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, वायु भी दे रखा है, ध्वनि प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी, मृदा प्रदूषण भी। तो आपको अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक पूछे तो आप ध्वनि प्रदूषण आंसर देंगे। ठीक है, तो ग्रीन मफलर का जो उपयोग है वो किसके लिए किया गया था, ये स्कीम होती है, किसके लिए किया गया था, मेनली आप कहोगे सर ध्वनि प्रदूषण, हाईवेज के ऊपर ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन के लिए किया गया था। हालांकि सेकेंडरी यूज इसका एयर पोल्यूशन में भी होता है, लेकिन हम आंसर क्या देंगे, ध्वनि प्रदूषण। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, सेकंड रहेगा, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट सवाल आता है बेटा, सवाल नंबर 96। 96 क्या पूछ रहा है, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। What should be the characteristics of an electric fuse wire? सबसे पहले मैं आपको फ्यूज वायर के बारे में बता दूं कि फ्यूज वायर होता क्या है। आपके घरों में पहले फ्यूज वायर हुआ करता था, लेकिन आजकल तो एमसीबी वगैरह यूज करने लग गए। जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होता था, वो आपके पूरे घर की लाइट चली जाती थी। ठीक है, होता था ना ऐसा। या फिर आपके अब तो एमसीबी डाउन हो जाती है, तो उसको ऊपर कर देते हो, वापस लाइट आ जाती है। लेकिन पहले हाई वोल्टेज जब आया करती थी, तो पहले फ्यूज तार उड़ जाता था और पूरी घर की लाइट चला जाया करती थी, ताकि आपके जो घर के उपकरण है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, या तो फ्यूज तार एक बलिदानी सुरक्षा देता है, बलिदानी मतलब खुद बलिदान दे देता है और बाकी सबको सुरक्षित रखता है। अगर फ्यूज तार ना उड़े ना, तो अंदर आपके सारे उपकरण जो है वो उड़ जाएंगे। बचपन हुआ करता ना, हाई वोल्टेज आ जाती थी, स्टेबलाइजर भी यूज करते थे टीवी के ऊपर आप, है ना, वही सारी चीजें, तो सारे के सारे उपकरण फूक जाएंगे वरना। ठीक है, तो अब इसकी क्या, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है और यहां से बिजली आ रही है, यहां पर आपका एक मीटर बोर्ड लगा रहता है। ठीक है ना, जहां से आप जो बिजली का जो किराया देते हैं ना, यहां से रीडिंग देख के, यहां पर लगा रहता है आपका फ्यूज वायर। तो सबसे पहले फ्यूज वायर आपके घर में किस श्रेणी में लगेगा, तो आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में लगेगा। ठीक है, सीरीज में लगेगा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज तो मैं लिख लूं सर, सीरीज के अंदर लगाया जाता है फ्यूज वायर, हमेशा श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाया जाता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज सर, फ्यूज वायर बना किस चीज का होता है, फ्यूज वायर बना किस चीज का होता है, तो आप कहोगे सर फ्यूज वायर बना होता है पीबी प्लस एन, पीबी प्लस एसएन। पीबी का मतलब होता है सर लेड, मतलब सर सीसा, और सर एसएन का मतलब होता है टिन। क्या होता है बेटा, टिन। तो याद रखूंगा कि सर पीबी प्लस एसएन का बना होता है। ये चीज हो गई तीसरी चीज की सर इसका क्या होना चाहिए, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, निम्न गलनांक या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। आपने कहा निम्न गलनांक या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप क्या कहोगे कि पहली बात तो ये जल्दी फूक जाना चाहिए सर। ठीक है, तो जल्दी फूक जाना चाहिए मतलब अगर जितना जल्दी टूटेगा आगे उतनी ज्यादा, जितना जल्दी ये मरेगा आगे उतना ही ये जीवित रहेंगे, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो इसके जल्दी जलने के लिए इसका गलनांक ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सोचो अगर गलनांक ज्यादा हो गया तो फिर ये जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो फिर फूकेगा नहीं, आगे का मामला फूक जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि ये बिजली कटने के लिए इसका गलनांक क्या होना चाहिए सर, कम होना चाहिए, ताकि ये थोड़े पे वोल्टेज के अंदर भी क्या हो जाए, ये जल जाए, टेम्परेचर बढ़कर एकदम से क्या हो जाए, ये आपका टूट जाए। ठीक है, तो आपका गलनांक तो होना चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होना चाहिए कम। दूसरा सर, इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा गर्म होकर जलने के लिए प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो बिजली बहेगी तो जल्दी गर्म होगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध अगर इसका कम है तो ये गर्म ही नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो टूटेगा नहीं तो आगे बलिदानी सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए अगर आपसे कहें कि सर इसका गलनांक तो होना चाहिए कम और जो प्रतिरोध है वो होना चाहिए ज्यादा, तो ऑप्शन यहां पर आपको आपके सामने रख दिए मैंने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आता है, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। आपकी पूरी दुनिया में अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, इसमें सिलिकॉन, कार्बन, गंधक और जर्मेनियम। पहली बात तो कार्बन और गंधक तो देखो है ही नहीं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर है कौन सा, तो आप कहोगे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जिसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है बेटा, सिलिकॉन यूज किया जाता है। सिलिकॉन कहां पर यूज करते हो बेटा, सिलिकॉन आपके फोन के सर्किट में, टीवी के सर्किट में, ये विद्युत धारा का जो परिपथ बनाया जाता है इसके अंदर यूज करते हो आप, डायोड ट्रायोड बनाने में आप सिलिकॉन यूज करते हो। ठीक है बेटा, और धरती के ऊपर अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा पदार्थ है, पहला कौन सा है बेटा, पहला है ऑक्सीजन, जो कितना मिलता है, 46% मिलता है। जबकि अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो लगभग 28%। ठीक है, 28% पूरी धरती का अर्थ क्रस्ट, धरती के धरातल पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट सवाल आता है,
तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रति विकिरण मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑन 9 अक्टूबर 2020। ठीक है, एक जो ऐसी मिसाइल जो है वो सुखोई 30 से लॉन्च की गई थी, उसका सफल परीक्षण किया गया था 9 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? शौर्य फर्स्ट, प्रलय फर्स्ट, पिनाका फर्स्ट या रुद्रम फर्स्ट? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, डीआरडीओ ने एक मिसाइल जो है वो डिजाइन की थी जिसका नाम था रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट बनाया किसने था? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। मैन्युफैक्चरर कौन है इसका? भारत डायनेमिक लिमिटेड इसका मैन्युफैक्चरर है। और सुखोई 30 के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, ट्राई किया गया था, सफल इसका परीक्षण किया गया था। ये एयर टू, अब सुखोई एयर से मारेगा और धरातल पर मारेगा, एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है और ये दुश्मन के रडार सिस्टम को ध्वस्त करने में सक्षम है। मतलब अगर जैसे दुश्मन ने जैमर्स लगा रखे हमारे जो कम्युनिकेशन को जैम करने के लिए, तो उस जैमर को भी ये डिटेक्ट करके क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और ये मुश्किल से 4 या 5 कंट्रीज के पास है, जो जैसे मान लो एक तो ईरान के पास है, एक अपने ब्राजील के पास है, ब्राजील शायद कंफर्म में नहीं हूं ब्राजील के लिए, लेकिन यूएस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है। ठीक है बेटा, ये कंडीशन, ब्राजील का मैं कंफर्म नहीं कह रहा, ब्राजील शायद नहीं है मेरे हिसाब से, एक बार आप बाकी चेक कर लेना। ईरान के पास जरूर है, लेकिन ये मुझे पता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, रुद्रम फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल मतलब यही खत्म होता है ये मान लो साइंस का। तो ये साइंस का आपका 14 सितंबर का जो पेपर है वो ये है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा कि कौन से शिफ्ट और एग्जिट करके, क्योंकि मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया ये पेपर। अब एक वीडियो और बचा है, जो नेक्स्ट आपका एसआई का सिलेबस है, वो एसआई का जो पेपर है वो भी मैं आपको एनालिसिस करवा दूंगा, साइंस के पेपर एनालिसिस करवा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर चाहते हो ज्ञान बांटना तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।